देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, ये सीनियर नायब सदर वाली बात तो ऐसी है। वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे शहबाज शरीफ की जगह, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके। शाहिद खाकान मुस्लिम लीग नून छोड़ के नहीं जाएँगे। परवेज लाही के घर पर अचानक छापा जो मारा गया है, जोधी वजाहत हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए मारा गया। तो परवेज़ इलाही साहब के सबसे करीबी अफ़सर समझे जाते हैं और घर के आदमी समझे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब उनको बहुत फ्रंटमैन। फ्रंटमैन तो नहीं, बेटा ही समझते हैं हम। ये क्यों कहें फ्रंटमैन, जब भी कोई ठेका दिया जाता है उसकी रिश्वत का रेट है 11। लेकिन इस बार जब राना इकबाल साहब लगे तो उन्होंने कहा जी ये 11% तो तय है, 10% मोहम्मद खान भट्टी। जहाँ तक गुजरात में छापों की बात है, देखिए वहाँ चौधरी वजाहत साहब का एक टेरर है गुजरात में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज का सवाल कि आखिर परवेज लाही के घर पर अचानक छापा जो मारा गया है वो क्या वाकई ही चौधरी वजाहत हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए मारा गया या कहानी कुछ और है। और इक्तिसादी मसाइल का शिकार खास तौर पे हमारा जो मुल्क इस वक्त है, इसके बाद जो सियासी उतार चढ़ाव आ रहा है, इसके मज़ीद मुआशी असरात क्या मुरतब होंगे, इसी हवाले से आज मुज़म्मिल साहब से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल अस्सलाम साहब। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, हम्म। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि एंटी करप्शन में जो एक केस दायर हुआ है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो परवेज लाही के थे, उन पे वो करप्शन के हवाले से जो है वो आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मोहम्मद खान भट्टी जो है ना, वो परवेज इलाही साहब की आंख का तारा है। परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, वो सेक्रेटरी असेंबली थे। परवेज़ इलाही साहब सीएम बने, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हुए। तो वो परवेज़ इलाही साहब के घर के आदमी समझे जाते हैं और अच्छा, वो उनको 28 जुलाई को गैर कानूनी तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पे नहीं, तैनात मैं किया इस गया था। बहस में नहीं जाता। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया, कानूनी या गैर कानूनी तो हम हुँ, इस हुँ। बहस में नहीं जाते। लेकिन बहरहाल वो परवेज़ इलाही साहब के सबसे करीबी अफ़सर समझे जाते हैं और घर के आदमी समझे जाते हैं। हुँ, हुँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब उनको बहुत मतलब फ्रंटमैन। फ्रंटमैन तो नहीं, बेटा ही समझते हैं हम। ये क्यों कहें फ्रंटमैन। हुँ, हुँ। बहरहाल मोहम्मद खान भट्टी साहब पर एंटी करप्शन में एक केस हुआ है और इस केस की अजीब दास्तान है। एक एसटीओ है सीएनडब्ल्यू के, कम्युनिकेशन मवासलात और तामीरात। सीएनडब्ल्यू पंजाब का एक डिपार्टमेंट है। हुँ, हुँ। उसके एसटीओ है राना इकबाल साहब। ये पहले मंडी बहाउद्दीन में होते थे, जो मोहम्मद खान भट्टी साहब का भाई जिला है, हुँ, हुँ। जहाँ से मोहम्मद खान भट्टी साहब का ताल्लुक है, जहाँ से मोहम्मद खान भट्टी साहब की फैमिली साजिद भट्टी वगैरह इलेक्शन लड़ते हैं। और इसलिए मोहम्मद खान भट्टी साहब के इलाके में राना इकबाल साहब लगे हुए थे। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे मोहम्मद खान भट्टी साहब, तो राना इकबाल साहब की मोहम्मद खान भट्टी साहब से काफ़ी शनासाई थी। तो लिहाज़ा राना इकबाल साहब की चांदी हो गई और सीएनडब्ल्यू में तमाम तबादले और तकर्रुर और तबादले, ठेके सब राना इकबाल साहब के थ्रू होने लगे। हुँ, हुँ। राना इकबाल साहब को एक्सचेंज का चार्ज देके कसूर लगाया गया। कसूर उन्होंने 2 बड़े ठेके को डेढ़-डेढ़ 2-2 अरब रुपए के, एक हेड बल्लोकी कसूर रोड जो है फूलनगर से हेड बल्लोकी की रिजिड पेवमेंट का कुछ सवा अरब रुपए का ठेका दिया। फिर इस तरह खुटिया दीपालपुर रोड का उन्होंने कोई 1.5 अरब रुपए का ठेका दिया, तो कोई ढाई 3 अरब रुपए के वहाँ उन्होंने ठेके दिए, मंडी बहाउद्दीन में दिए और जगह दिए। तो राना इकबाल साहब ने बहुत से ठेके अवार्ड किए कसूर में और उनको वहाँ एक्सचेंज का चार्ज भी दिया गया था। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये नहीं है। महकमा सीएनडब्ल्यू में लोग सिफ़ारिश पर लगते-लुगते रहते हैं, सिफ़ारिशें चलती रहती हैं। लेकिन कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि सीएनडब्ल्यू में आज से पहले कहते हैं, जब से पाकिस्तान बना है 11% की रिश्वत का रेट है। हुँ, हुँ। जब भी कोई ठेका दिया जाता है, उसकी रिश्वत का रेट है 11%। जब ठेका मिलता है तो 2% अलॉटमेंट पे आपको देना होता है। 1 अरब का ठेका है तो आपको जब अलॉट हुआ है तो आपने 2 करोड़ रुपए देने हैं। हुँ, हुँ। 2 अरब का ठेका है, आपने 4 करोड़ रुपए देने हैं। तो अलॉटमेंट पे 2% देना होता है। जो अलॉट कर रहा होता है उसके 2%। फिर उसके बाद जब सब इंजीनियर जब आप काम शुरू करते हैं तो 2% सब इंजीनियर का है, 2% एसटीओ का है, 2% एक्सीएन का है, 2% एससी का है और 1% अकाउंट ब्रांच का है। ये सब आपने देने होते हैं जैसे-जैसे आपके बिल पास होते हैं, जैसे-जैसे काम की
मुआयना होता है, जो जो रिपोर्ट पे साइन करता है वो अपना लेता जाता है। तो आप देखें ना, 2% अलॉटमेंट पे हो गया, 2% ओवरसीयर का, 2% एसडीओ का, 2% एक्सीएन, 2% एससी और 1% अकाउंट भाई, 11% पे एससीएनडब्ल्यू में काम होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीएनडब्ल्यू में करप्शन के बगैर काम हो। 11% एक नॉर्मल रेट है। शहबाज शरीफ का दौर हो, परवेज इलाही का पहला दौर हो, आप कह लें माशाल्लाह का दौर हो, जमहूरी दौर हो, सीएनडब्ल्यू में 11% रिश्वत का रेट है और वो सब अपनी परसेंटेज फिक्स है और सब ने अपनी परसेंटेज लेनी है। लेकिन इस बार जब राणा इकबाल साहब लगे तो उन्होंने कहा जी ये 11% तो तय है, 10% मोहम्मद खान भट्टी का। तो वो रिश्वत का रेट उठाकर 21% पे ले गए कि जी ये आपने तो जो अफसरों को देना है 10% मोहम्मद खान भट्टी का। इस तरह पूरे जो पंजाब में ठेके हो रहे थे उसमें राणा इकबाल साहब 10% मोहम्मद खान भट्टी के नाम पर ले रहे थे। मोहम्मद खान भट्टी को दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, लेकिन राणा इकबाल साहब मोहम्मद खान भट्टी के नाम पर 10% ले रहे थे। जिससे दो कंपनियां हैं जिनको बहुत ज्यादा ठेके दिए गए, वो हैं उस्मान कंस्ट्रक्शन और रजा कंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल नई कंपनियां थी, इनको पहले कभी पंजाब में काम करते नहीं देखा गया। अब ये दोनों कंपनियों के मालिकान दुबई भी भाग गए हैं। इन्होंने ज्यादा 21% 25% पे काम किया है और मेरी जितनी ठेकेदारों से बात हुई है वो कहते हैं कि काम 25% या 21% पे वायबल ही नहीं है। किसी काम में भी 25% प्रॉफिट नहीं हो सकता। 11% अगर हम रिश्वत देते हैं तो 10-15% हमें बचता है, तो टोटल 20-25% प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप 25% रिश्वत दे देंगे तो फिर क्या 40% उसमें प्रॉफिट होगा। तो 40% तो किसी जगह प्रॉफिट पे अगर आपने काम करना है तो फिर आपने सड़क तो नहीं बनानी, फिर आप सब स्टैंडर्ड काम करेंगे, फिर वो पुल वही होगा जो गिर जाएगा, सड़क वही होगी जो बह जाएगी, जिसमें 40% लिया जाएगा। तो लिहाजा अगर पंजाब में आपको सड़कों का मयार बेहतर नजर आता है या पुलों का मयार बेहतर नजर आता है या आपको नजर आता है कि कुछ काम बेहतर हुआ है, तो 11% पे बेहतर काम हो जाता है। लेकिन इस बार चूंकि रिश्वत का रेट को बढ़ा लिया गया और 10% उसमें ऐड कर दिया गया, जो राणा इकबाल साहब ने ऐड किया मोहम्मद खान भट्टी के नाम पर, उस बुनियाद पर ये रिश्वत का रेट जो है ये 21 से 25% तक चला गया। राणा इकबाल साहब अपना भी 4% एक्स्ट्रा लेने लगे, 5%, तो ये 25% तक चला गया, जिसकी वजह से बहुत शोर था सीएनडब्ल्यू में कि रिश्वत का रेट बहुत बढ़ गया। अच्छा, इस केस में मोनिस इलाही साहब वो कहते हैं जो उस्मान कंस्ट्रक्शन और रजा कंस्ट्रक्शन है, ये मोनिस इलाही साहब के दोस्त थे, उन जिनको बहुत ठेके दिए जा रहे थे मोहम्मद खान भट्टी, क्योंकि ये ठेके ये कंपनियों ने पहले कभी बड़े ठेके नहीं दिए, ये यकदम आई और इन्होंने बड़े ठेके ले लिए और पहली दफा ही प्री क्वालिफाइड में भी आई ये कंपनियां, तो इसलिए उन पे। अब सवाल ये कि राणा इकबाल साहब पकड़े कैसे गए। राणा इकबाल साहब ने अब एफआईए ने कुछ हुंडी वालों को पकड़ा, जब ये डॉलरों शॉलरों का बहुत रौला था, तो एफआईए ने कुछ हुंडी वाले लाहौर से पकड़े। उन्होंने राणा इकबाल साहब का नाम बताया कि हमने इनके पैसे मनी लॉन्डर किए हैं। अब वो पैसे मोहम्मद खान भट्टी के लॉन्डर किए, राणा इकबाल साहब के किए, बहरहाल वो मनी लॉन्ड्रिंग का अलग केस है, लेकिन उसमें राणा इकबाल साहब जो है वो रडार पर आए, एजेंसियों के भी और सबके, और ये करैक्टर सामने आया कि इसने बड़े पैसे मनी लॉन्डर किए हैं। लिहाजा राणा इकबाल साहब को सबसे पहले एजेंसियों ने और एफआईए वगैरह ने उठाया मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। वहां इन्होंने बताया कि मैं तो सीएनडब्ल्यू का एसडीओ हूं और मैंने ये पैसे सारे इस तरह कमाए हैं और मोहम्मद खान भट्टी साहब का मुझे आशीर्वाद हासिल था, तो मैं मंडी बाउद्दीन एसटीओ था, फिर मुझे एक्सीएन का चार्ज कसूर मिला, फिर मैं शेखोपुरे लगा। तो इस तरह मेरी ये जो पोस्टिंग हैं ये परवेज इलाही दौर में जब मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए तो मुझे मिले और मैंने ये ठेके अवार्ड किए हैं, जिस पर एंटी करप्शन में एफआईए के बाद ये पर्चा दर्ज हुआ और उसमें मोहम्मद खान भट्टी और इन सब के नाम जो है उसमें डाले गए और ये 46 करोड़ की करप्शन की बात की जा रही है कि ये जो करप्शन है ये अप फ्रंट 10% लेके जो दिया गया है, आज तो 50 करोड़ का फिगर सामने आ रहा है। ये वो अप फ्रंट पैसे हैं जो ठेका अवार्ड करने पर कह रहे हैं। बहुत तरक्की हो रही थी, बड़ी जल्दी से ठेके अवार्ड करने की, वो कह रहे थे रोजाना नए नए ठेके अवार्ड किए जा रहे थे, रोजाना तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह हो रहा था। तो उसके पीछे ये 10% की कहानी थी कि जल्दी 10% की थी कि जितने ठेके अवार्ड हो जाएंगे, जितनी टेंडर हो जाएंगे, उतने 10% की कहानी थी। ये जो नामजद मुलजिम राणा इकबाल साहब है, इन्होंने ये भी इतराफ किया है कि जब 50 करोड़ की रिश्वत दी गई तो तब मोनिस इलाही साहब भी साथ ही थे।
जी, वो चूँकि वो कह रहे हैं अकेले तो मोहम्मद खान भट्टी इतने पैसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये राना इकबाल साहब की वादा माफ़ जो है वो इन्हें ले बैठी है। अब एक और कैरेक्टर है सीएनडब्ल्यू में जो अभी बचा बैठा है, जो राना इकबाल से भी बड़ा कैरेक्टर है, वो है एक्सियन उस्मान कयूम साहब। एक्सियन उस्मान कयूम साहब भी कसूर में लगे रहे हैं और वो जो इससे पहले बुज़दार दौर था उसमें वो सीएनडब्ल्यू के वजीर थे और बहुत ताकतवर वजीर थे आसिफ नकवी साहब। उन्होंने उनको अपने जिले में उस्मान कयूम साहब को लगाया हुआ था और उस वक्त वो आसिफ नकवी साहब के बिहार पर 5% पकड़ते थे। उस वक्त रिश्वत का रेट 5% बढ़ गया था, तब भी बहुत शोर मचा था कि जी एक्सियन के तो 2% हैं, ये 5% लेते हैं, तो वो कहते थे बाकी आसिफ नकवी साहब के मैं लेता हूँ। उस वक्त एक सहाफी ने सेक्रेटरी टू सीएम अली जान साहब को जाके सिफारिश भी की कि जी एक्सियन साहब से कहें कि जो उनका हिस्सा रिश्वत का बनता है वो ले लें, ज्यादा ना लें। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जो थे बुज़दार साहब के, वो भी रिश्वत कम नहीं करा सके थे। वो ठेकेदार रिश्वत देने को तैयार था, सिर्फ वो कह रहा था कि जो बनती है वो ले लें, ज्यादा ना लें। तो उस्मान कयूम साहब ने किससे कोई रिश्वत कम भी नहीं करा सका था, लेकिन उस्मान कयूम साहब जो है उनको पहले निकाल दिया गया कि वो बड़े करप्ट हैं, ये है वो है। लेकिन मोहम्मद खान भट्टी साहब के दौर में वो फिर वापस आ गए। जब बुज़दार साहब गए तो उन्हें निकाल दिया गया, इसी बुनियाद पर उनको ओएसडी कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद खान भट्टी ने उन्हें फिर आकर एक बड़ा मेन चार्ज दे दिया लाहौर का और वो सारे लाहौर के इंचार्ज बन गए। इस वक्त सीएनडब्ल्यू की अजीब अजीब कहानी है। मतलब जो नॉर्थ जोन है उसका एक ही वो होता था चीफ, लेकिन जब परवेज इलाही के दौर में 2 चीफ्स की नॉर्थ जोन पर लड़ाई हो गई तो इन्होंने नॉर्थ जोन के 2 चीफ लगा दिए ताकि आधा आधा कर लें। अब ये मिल बांट लूट मार का काम है तो 2 सीएनडब्ल्यू के 2 चीफ कर देते हैं नॉर्थ जोन के, ताकि लड़े ना आपस में, आधा आधा करके खा लें। लूट का माल है, आधा आधा कर लें, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीएनडब्ल्यू में जितना लूट मार हुई है ये पिछले दौर में, इस पर तो बहुत रिसर्च की जरूरत है और इस पर बहुत कहानियों की जरूरत है। ये तो अभी एक उसका अशरे शीर आया है, ये राना इकबाल, उस्मान कयूम, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अरबों रुपए पिछले 4 साल में कमाए हैं पीटीआई के दौर में, और ये रिश्वत का रेट बहुत ऊपर तक ले गए हैं इस दौर में। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज जो गुजरात में परवेज लाई साहब के घर पे जो छापा मारा गया है, साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है, मगर पुलिस का कहना है कि हम वजाहत हुसैन साहब को एक केस में जो है वो गिरफ्तार करने गए थे, मगर परवेज लाई साहब का कहना है कि ये सारा मलबा जो है वो डाल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो अभी एक्ट वज़ीर आला पंजाब है। असल मोहसिन नकवी साहब भी नहीं डाल रहे हैं। बात ये है कि वो ये जब से ये राना इकबाल वादा माफ हुआ बना है ना, तो ऐसी ऐसी दास्तान एजेंसियों के और रडार पर आ गई है जिससे सबके जो है ना वो इनकी टांगें लड़खड़ा गई हैं और सबके हैरान कुन आंखें शशतर रह गई हैं कि करप्शन का ये भी लेवल हो सकता है। इससे पहले देखें, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबने आहत चीमा को वादा माफुआ बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बना, कोई सबूत किकबैक का किसी को नहीं मिला, मुकदमे आपने बनाए ये वो। इस बार तो एक वादा माफुआ बन गया है ना, और उसने कहा है मैंने ये पैसे दिए हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब को, तो आप इसको कैसे झुटलाएंगे? ठीक है ना। और वो जो कंपनियों के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, मतलब आपने ऑरेंज लाइन बनाई वो ठेकेदार यहाँ मौजूद है, आपने ब्लू लाइन रेड लाइन बनाई ठेकेदार यहाँ मौजूद है। ये जो ठेकेदार हैं ये दुबई भाग गए हैं, वरना जो ठेकेदार होते थे वो कहीं नहीं जाते थे, वो मौजूद रहते थे, फेस कर लेते थे और उन्होंने काम किया होता था। वो बताते थे कि हमने ये ठेका लिया, ये काम किया। ये ठेकेदार जो हैं ये काम छोड़कर भाग गए हैं और ये फर्स्ट टाइमर्स हैं। इनकी पहले को ठेकेदारी की इतनी बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। नई कंपनियां आई, बड़े ठेके लिए और दौड़ गई, तो इसलिए ये बड़ा सवाल हो रहा है। जहां तक गुजरात में छापों की बात है, देखिए वहां चौधरी वजाहत साहब का एक टेरर है गुजरात में, उन्हें कमांडर कहा जाता है गुजरात में, और उनके टेरर पे चौधरी खानदान ने बहुत सियासत की है। वो जो टेरर है वो किसी और को वहां सियासत करने नहीं देता। कमांडर आप देखिए ना, उनकी जो एक ऑडियो टेप भी आई उसमें उनका बेटा कह रहा था हमने हजारों गोलियां चला दी। तो ये जो कमांडर का वहां टेरर और खौफ है ना, उसकी वजह से वहां कोई सियासत कर नहीं सकता। तो कमांडर का टेरर अगर वहां किसी और ने सियासत करनी है तो कमांडर का टेरर तो तोड़ना पड़ेगा, कमांडर का खौफ खत्म करना पड़ेगा। जब तक कमांडर का खौफ खत्म नहीं होगा, गुजरात में कोई और सियासत नहीं कर सकता। चौधरी सालक भी सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ चौधरी वजाहत होगा उसका टेरर होगा।
तो इसलिए ये जो चौधरी वजाहत की तलाश में छापा मारा जा रहा है, ये दरअसल कमांडर का खौफ तोड़ा जा रहा है कि वहां पर सबको सियासत करने का हक होगा और चौधरी वजाहत से डरने की कोई जरूरत नहीं। पर चौधरी वजाहत वजाहत साहब साहब पे कभी रियासत ने हाथ नहीं डाला, पहली दफा डाल रही। पर वजाहत साहब तो सगे भाई हैं शुजात साहब के, नहीं, और पर वो परवेज लाई के साथ खड़े हैं। लेकिन अब वो परवेज परवेज लाई साहब के तो चचा साथ भाई हैं। लेकिन वो परवेज लाई के साथ खड़े हैं। आप मेरी बात समझे ना, फैमिली की डिवीजन में जो खानदान तकसीम हुआ है उसमें वो चौधरी शुजात के साथ नहीं है। वो अपने दोनों बेटों को एमएनए लड़ाना चाहते हैं, मोनस भी एमएनए लड़ना चाहता है और चौधरी परवेज लाई एमपीए लड़ना चाहते हैं। तो सारों ने तो आपस में टिकटें बांट ली हैं, तो चौधरी शुजात के बच्चों के लिए तो वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं चौधरी शुजात के बच्चों का गुजरात में कुछ नहीं है। तो ये तो चौधरी शुजात के बच्चों को गुजरात में घुसने नहीं देना चाहते ना। जो चौधरी शुजात के बच्चों को मिलता है उसे तो पकड़वा देते थे। तो अब जो है वो पांसा पलट गया है और अब जो इनको मिलता है वो पकड़ा जाएगा। तो ये गुजरात की अंदरूनी सियासत है। कमांडर का खौफ खत्म करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कमांडर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कमांडर ने कभी जमानत नहीं कराई। अब अगर कमांडर जमानत कराता है तो भी कमांडर के लिए मुश्किल है, कमांडर जमानत नहीं कराता और गिरफ्तार होता है तो कमांडर के लिए मुश्किल है। तो लिहाजा कमांडर काफी मुश्किल में है। अच्छा, काफ लीग की मुश्किलात बढ़ने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी कुछ खासी खुशगवार मूड में नजर नहीं आ रही। आज जो है वो शाहिद हकान अब्बासी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है सीनियर नायब सदर के ओहदे से। तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, आखिर क्या हुआ पार्टी में? देखिए, शाहिद हकान अब्बासी साहब वजीर आजम रहे हैं, वो पार्टी नहीं छोड़े। उनके दो मसले हैं। एक ये है कि वो वजीर आजम बनना चाहते थे, ये सीनियर नायब सदर वाली बात तो ऐसे ही है। उस वजीर आजम बनना चाहते थे शहबाज शरीफ की जगह, लेकिन वो वजीर आजम ना बन सके। उन्होंने बहुत कोशिश की वजीर आजम बनने की, लेकिन वो वजीर आजम ना बन सके। उन्होंने बाजवा साहब के साथ बहुत लॉबिंग की। उन्होंने एक दफ़ा आके शहबाज शरीफ को कहा भी कि मैं वजीर आजम बन रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमने शरीफ खानदान में से किसी को नहीं बनाना, तो मेरा बन रहा है, आप मुझे ग्रीन सिग्नल दे दें। तो इसलिए शाहिद खान का पहला फेलियर ये था कि वो दोबारा वजीर आजम नहीं बन सके। उसके बाद उनकी मिफ्ता इस्माइल से दोस्ती है, वो उनके साथ मुकदमा जेल भी काटी है उन्होंने। वो उसकी वजह से भी नाराज है, वो मरियम की वजह से नाराज नहीं है। लेकिन शाहिद खान मुस्लिम लीग नून छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको चौधरी निसार का हाल पता है। शाहिद खान से ये आ रही है मुजम्मिल साहब कि उनको तहफ्फुज़ात हैं कि मरियम नवाज नहीं, उनको मरियम नवाज पर कोई नहीं, नहीं, उनको मरियम नवाज से कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। वो तो वजीर आजम बनना चाहते हैं, मतलब वो सीनियर नायब सदर तो नहीं बनना चाहते ना। लेकिन अब वो वजीर अब बन नहीं सकते, उन्होंने वजीर आजम बन गए हैं, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। आप मेरी बात समझे, तो मरियम नवाज तो वजीर आजम नहीं है। जो वजीर आजम है अब वो उससे तहफ्फुज़ात थे, वजीर आजम नहीं बन सके। अब उसके बाद वो देख रहे हैं कि उनका पार्टी में आगे को मेन रोल भी नहीं है, पार्टी का सदर भी उन्हें नहीं बनाया जा रहा। उनका ख्याल है कि इसके बाद अगर मरियम को सीनियर नायब सदर बनाया है तो उन्हें पार्टी का सदर बना दिया जाए। जिस तरह शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और वजीर आजम भी हैं, तो एक ओहदा शहबाज शरीफ से लेकर उनको सदर बना दिया जाए। पर मेरा नहीं ख्याल उनको सदर भी बनाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो आराम से अब बतौर सीनियर रहनुमा काम करेंगे और अपने बेटे के लिए टिकट लेंगे और उनका बेटा आगे सियासत करेगा। शाहिद हकान अब्बासी साहब का? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो खुद अब कोई सेनेटर वगैरह बना करेंगे। जैसे इससे पहले राजा जफरुल्लाह की मिसाल मौजूद है और सीनियर रहनुमाओं की मिसाल मौजूद है। उनका बेटा आगे एमएनए का इलेक्शन लड़ लेगा, लेकिन वो खुद शायद आगे एमएनए भी ना लड़े। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आज आपने हमें 3 अहम अपडेट्स दी। पहली अंदर की खबर ये कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वजीर आला पंजाब के मोहम्मद खान भट्टी, उन पर जो 50 करोड़ रिश्वत का केस एंटी करप्शन में दायर हुआ है, वो ना सिर्फ परवेज लाई के लिए बल्कि मोनिस लाई के लिए भी गले की हड्डी बन गया है। और दूसरी अंदर की खबर ये कि आज जो छापा मारा गया है गुजरात में, वो बेसिकली वजाहत हुसैन साहब की जो कमांड है गुजरात में, उसको खत्म करने की एक कोशिश की गई है। और थर्ड खबर कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने जो आज इस्तीफा दिया है सीनियर नायब सदर के ओहदे से, वो पार्टी के सदर बनना चाहते थे, मगर अब वो जो है वो पार्टी के कारकुन के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।